हेलो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने इससे पहले पढ़ा था डार्विज्म। अब पढ़ेंगे नव डार्विनवाद। तो नव डार्विनवाद कैसे बना, क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब डार्विन ने अपने वंशागत विभिन्नताओं के बारे में बात करी, पर उसको ये नहीं पता था कि ये गुण वंशागत गुण जो है वो कैसे पैदा हुए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे चले गए हैं। तो इसीलिए जो था हमारा डार्विन ने फिर क्या किया, उसने एक अपनी पुस्तक लिखी जाति का उद्भव। पर उसके प्रकाशन से पहले उसको ये नहीं पता था कि मेंडल ने भी कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं और उस सिद्धांत का नाम क्या था, अनुवांशिकी के सिद्धांत ये दिए हैं। उसके बारे में डार्विन को नहीं पता था। फिर क्या हुआ, उसके प्रकाशन के बाद में डार्विन ने, तो जब उसको पता नहीं था तो उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे विकासवादी वैज्ञानिक थे, जो बाद के विकास थे, हमारे जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, मेंडल के और कुछ डार्विन के दोनों को सिद्धांत का क्या कर दिया, निगम कर दिया, मतलब मिला दिया। और फिर एक नया जो हमारा सिद्धांत है जिसको बोलते हैं नव डार्विनवाद, वो क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो नव डार्विनवाद प्रकाशित हुआ। तो नव डार्विनवाद क्या है, मेंडल और डार्विन के सिद्धांतों का मिश्रण। ठीक है, बाद में जनसंख्या, आनुवांशिकी और जैव विज्ञान में, मतलब इन सब चीजों में इसको यूज करते थे। जो हमारे डार्विन के जो भी है, इसको यूज करते थे इन चीजों में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस होने लग गया था। आनुवांशिकी, जीव विज्ञान, ये बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो इसका सिद्धांत था डार्विन के लिए, तो डार्विन के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि उसकी जो प्रकृति वर्ण है, वो जाति के विकास के सिद्धांत के लिए एक आणविक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिससे कि वो बाद में आने वाले जो हमारे लोगों थे उनको बताने के लिए कि इस तरह से जो बेस था, मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बेस था ये, जैसे कि वो अपनी जो रिसर्च है, अपनी जो क्या कहते हैं, रिसर्च को, रिसर्च मतलब विज्ञान, तो विज्ञान को समर्थन देने लग गई थी इसकी प्राकृतिक वर्ण, जो भी वर्णन इसने दिया था डार्विन ने। उसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक वर्णन की क्रिया। तो क्या था कि जो हमारा डार्विन था उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि ये प्रयोगशाला में इसको, अपने जो प्राकृतिक वर्णन है उसको प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल था प्रयोगशाला में, क्योंकि इसमें जो था बहुत ही समय लगता था। मतलब ये जो रूपांतरण था एक जाति से दूसरी जाति में, वो बहुत ही लंबे समय तक था। तो इसको प्रूफ करने के लिए उनके पास इतना समय नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इसको मतलब दिखा नहीं पाए थे, आसानी से दिखा नहीं पाए थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर हम देखें आजकल के टाइम में, तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये प्राकृतिक वर्णन की वजह से में इसमें क्या आई हो, विविधता आई हो। उसके बाद आता है हमारा चित्तबरे पतंगे जो होती है, पतंगो। तो ये तो कि एक इंसेक्ट का नाम था, ब्रिस्टन वैली वेटू वेटुलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो किस्म के आप दिखाई दे रहे होंगे कि एक किस्म तो ये हमारी पहली किस्म के कीड़े, और ये हमारी जो है वो है दूसरे किस्म के कीड़े। ठीक है, ये हमारी दूसरे किस्म के कीड़े हैं। तो जो ये पहले किस्म के कीड़े हैं, जो ये पहली किस्म के कीड़े हैं, अगर इस रंग का जो है, अगर हमारा कोई क्या कहते हैं पेड़ है, तो ये जो पेड़ है, ये जो कीड़ा है उसी कलर का है, मतलब डार्क कलर का है ये, और ये पेड़ जो है ये डार्क कलर के हैं। ठीक है, और ये हल्के रंग का है। तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि कौन सा ज्यादा नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई पेड़ पे कोई पक्षी, कोई जानवर आएगा तो कौन से कीड़े दिखाई देंगे, ये वाले, सेकंड वाले, पहले पेड़ पर। और फिर क्या होगा, वो क्या खा जाएगा, इन कीड़ों को खा जाएगा। अब मान लो कि ये कीड़े हम लोग खा ही रहे हैं, और क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो जाएगा,
ये तो खत्म हो जाएंगे और ये वाले जो कीड़े हैं वो पैदा मतलब बढ़ते चले जाएंगे। तो इस वाले किस्म के कीड़े बढ़ने लग गए थे। फिर क्या हुआ, अब आते हैं दूसरे पेड़ पे, इस वाले पेड़ पर। तो इस पेड़ पे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे दो किस्म के कीड़े हैं, है ना, जिसमें से ये तो बिल्कुल पेड़ जैसा ही है और ये वाला जो है ये पेड़ से थोड़ा सा अलग है। तो क्या होगा, तो ये वाले जो कीड़े हैं वो किसी भी जानवर को आसानी से दिख जाएंगे, तो ये कीड़े क्या होने लग गए, लुप्त होने लग गए, और ये वाले कीड़े क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। तो फिर क्या हुआ, दूसरी स्टेज में ये वाले कीड़े बढ़ने लग गए। तो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है यही इसी के बारे में बता रहा है। उसके बाद आता है कीटनाशक प्रतिरोधक मच्छरों का विकास। तो ये कैसे हुए, आपको पता है कि पहले क्या थे हमारे, तो कीटों और बीमारी फैलाने वाले जो कीड़ा था उसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या करते थे, गंभीर रूप से क्या इस्तेमाल करने लग गए थे, कीटनाशक यूज करने लग गए थे, जैसे कि डीडीटी। ठीक है, जैसे कि डीडीटी। ठीक है, अब इसका छिड़काव करने पर भी हम देखने लग गए कि कुछ कीड़े जो हैं अभी भी नहीं मर रहे हैं, तो उनको खत्म करने में हम क्या रह गए, असमर्थ रह गए। जबकि जैसे जब हम मच्छरों की जनसंख्या पर जहरीले कीटनाशक का छिड़काव करते थे, तो यह क्या कहते हैं, तय की गई बहुत से मच्छर मतलब मर जाते थे, पर कुछ ऐसे मच्छर भी होते थे, मतलब जनसंख्या के जीवों के प्रतिरोध क्षमता के अंतर होने के कारण, कुछ वंशानुगत प्रतिरोधी क्षमता के कारण छिड़काव के बाद में भी जीवित रहते थे। मतलब कुछ ऐसे मच्छर भी रह जाते थे जो कि जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है, उनके अंदर एक प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो गई थी, और वो प्रतिरोधी क्षमता वो भी अपने बच्चों को प्रदान कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसके छिड़काव से कोई भी फायदा नहीं होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, वे प्रजनन करके प्रतिरोधी संतान बनाते थे, और अगली पीढ़ी में भी क्या होने लग गया, कीटनाशक प्रतिरोधी जीवों की संख्या की अधिक होने लगी, क्या होने लगे, अधिक होने लग गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि छिड़काव की क्रिया चलती रहती थी, तो इसलिए वो आदत हो गई है, और वो फिर उसके खिलाफ जो है वो अपने अंदर क्षमता को बढ़ा लिया। कुछ पीढ़ी के बाद पूरी जनसंख्या प्रतिरोधी बन गई। अब फिर क्या हुआ, इस तरह से मच्छर जो है वंशागत किस्म का विकास होता है, और जिस पर डीडी भी क्या करता है, बेअसर होने लग गया। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, चार्ल्स डार्विन कौन थे, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं और अपने कॉपीज में लिखने हैं। तो ये अपनी कॉपीज में जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जीवों के विकास पर। ठीक है, तो जीवों के विकास का जो है, जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के साथ में प्रगति वर्णन द्वारा विकास के सिद्धांतों का क्या होने लग गया था, और अधिक से अधिक स्वीक्रिय होने लग गया था। तो मतलब ये था कि ये गर्व की बात थी डार्विन के लिए कि उसके जो सिद्धांत है प्रकृति वर्णन का, उसका सिद्धांत ज्यादा से ज्यादा यूज होने लग गया था। तो विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद के विकास की क्या इकाई थी, जनसंख्या थी। तो ये जो आधुनिकता हो रही थी उसके कारण जो बढ़ रही थी, वो विकास जो हो रहा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं आबादी को क्या बोला गया है, यहाँ पे विकास बोला गया है। जैसे जैसे बढ़ते गए, जीव का विकास नहीं हो रहा था, एक इंडिविजुअल का विकास नहीं हो रहा था, ये पूरी की पूरी प्रजाति का विकास हो रहा था, जिसको हम आबादी बोलते हैं। ठीक है, विभिन्नताएं जीवन के स्तर पर उत्परिवर्तन और लैंगिक जनन के द्वारा जनसंख्या के जीन पूल में आती है। मतलब क्या हुआ कि अगर दो जानवर हो, इंसान हो, जो भी हो, जिसे हम बोलते हैं मेल एक फीमेल, ठीक है, इनसे होने वाले प्रजनन के द्वारा, इनसे होने वाले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ तो जीन पापा के जाएंगे, कुछ जीन्स मदर के जाएंगे। तो इससे क्या आएगा, इसमें दोनों तरीके के जीन्स आ गए हैं। ठीक है, और जीन्स कितने होते हैं हमारे, 26 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 26 जोड़े। तो 26 जोड़े होते हैं। अब जो हमारे 13 जीन्स तो है इसमें गए, और 13 जीन्स किसके आए, मम्मी के। हो सकता है कि यहाँ पे 14 जीन पापा के आए हों और 12 जीन इसके मम्मी के आए हो। तो इससे क्या होगा, इसका जो जीन होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा अपने मम्मी पे भी जाएगा, और थोड़ा सा किस पे जाएगा, पापा पे भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना।
तो इससे क्या होगा, जैन विविधता आती है, जीन पूल्स में भी क्या आती है, विविधता आती है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जीन पूल होता क्या है, तो जीन पूल होता है जीवों की संख्या में मौजूद सभी जीन, जिसे हम कहते हैं जीन पूल। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, अब क्या है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि प्राकृतिक वर्णन अनुकूल लाभ वाले परावर्तित जीन्स की अधिक से अधिक प्रजनन का कारण बनता है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कहीं पे पानी है, जैसे मैंने कछुए का एग्जांपल दिया था कि उसके पैर बत्तख जैसे हो जाते हैं, और एक कछुआ जो है वो चलता है लैंड पे, तो उसके पैर वैसे हो जाते हैं जो लैंड पे उससे आसानी से चल पाए, और यहाँ पे जो तैर रहा है कछुआ पानी के अंदर ज्यादा, तो उसके पैर वैसे हो जाएंगे जिससे उसे तैरने में मदद मिले, है ना। तो जब ये प्रजनन करेंगे तो ये वाला जो जीन है वो और पैदा हो जाएंगे, और यहाँ पे ये और पैदा हो जाएंगे, तो इसके अनुकूल वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक प्रजनन करके अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसको हमने ऊपर बोला गया था, क्या कहते हैं, आबादी बढ़ती है उस चीज की। अब आता है अनुवांशिक पदार्थ या जीन, अर्थात जनसंख्या के जीन पूल के विकास को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म या माइक्रो विकास कहते हैं। और सूक्ष्म विकास द्वारा किसी प्रजाति की जनसंख्या में अंतर आता है। और दूसरा क्या है, जाति और उपजाति के स्तर पर विकास और विविधीकरण को माइक्रो विकास या अनुकूली विकास कहते हैं। जैसे कि जो हमारा डायनासोर है, जो धावक होते हैं, उड़ने वाले तैराक के रूप में अनुकूली विविधीकरण या माइक्रो विकास का कारण विकसित हुए थे। यहाँ पे मैंने दो चीज बोली थी, एक तो आया यहाँ पे माइक्रो जिसको हम सूक्ष्म बोल रहे हैं, और दूसरा आया है, ये माइक्रो है ये मैक्रो है। तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो माइक्रो क्या होता है, जैसे कि हम अपने परिवार में देख रहे हैं कि एक प्रजाति के अलग अलग बंदे प्रेजेंट हैं। आपके क्या मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, या भाई जैसे दिखते हैं, या दादा जैसे दिखते हैं, नहीं ना। तो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं ये, मतलब अलग अलग जीन्स हैं इन सबके में, ये भी क्या है, विविधीकरण है। पर विविधीकरण इतना है कि ये सारे के सारे जमीन पे चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये है माइक्रो, जिसमें कम विविधीकरण है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोल रहा था, मैक्रो। क्या बोला था, मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब क्या था, जैसे कि डायनासोर है, अब डायनासोर ने, हमने अलग अलग जगह डायनासोर को रखा, एक जगह पानी में रखा, एक जगह हमने जमीन के अंदर वेलकानो वॉल्केनो या ऐसी जमीन जहाँ पे वो रह नहीं सकता, है ना, बस पेड़ पेड़ है, और नीचे नीचे बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें कि उसमें रह नहीं सकता है। फिर एक हमने अ, जमीन दे दी उसको। तो जब ये डायनासोर, क्या कहते हैं, पानी में डाला इसको, तो वो तैरने लग गया, है ना। उसके पास क्या आ गए, पैडेड फीट आ गए, जैसे चपटे फीट्स नहीं होते हैं पैर, जिससे कि वो तैर सके आराम से। दूसरे में हमने जब उसको ऐसे इन्वायरमेंट में डाला, तब क्या करने लग गया, वो उड़ने लग गया, क्योंकि वहां पे उड़ने की जरूरत थी, वहां पे बस पेड़ पेड़ था और नीचे कुछ भी नहीं है। और तीसरे उसमें अगर हमने उसको रखा, तो वो क्या है, वो चल रहा है, तो वो धावक बन गया। तो ये जो है, क्योंकि एक ही डायनासोर की प्रजाति है, और डायनासोर के अंदर अलग अलग, जैसे पक्षी के भी है इसी के अंदर, है ना, पक्षी का काम भी कर रहे हैं, किसी पानी के जीव के जैसा काम कर रहे हैं, और जमीन पे चलने वाले जीव जैसा भी काम कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस थे प्रगति वर्णन के कारण, इसको बोलते हैं मैक्रो। तो आपको अंदर अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि माइक्रो क्या होता है, जो बहुत ज्यादा चेंज होता है प्रगति वर्णन के कारण। और मैक्रो, सॉरी, मैक्रो क्या होता है, प्रगति वर्णन के कारण बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। और माइक्रो क्या होता है, बहुत कम चेंजेस जो होते हैं प्रगति वर्णन के कारण। अब आता है जीवन के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ऊपर पढ़ा था कि जीवन रूप जो है, हम पृथ्वी पर देखते हैं कि धीरे धीरे विकसित हुआ, एकदम से तो विकसित नहीं हुआ है। हम कैसे पता करते हैं कब क्या चीज हुई थी, हमने एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग नाम की कोई प्रणाली है, उससे हमने परतों को क्या करा है, जांचा है, और ये पता किया है कि कौन सा जीव जो है कब पैदा हुआ था। कि ये जो अध्ययन था, इस तरह का जो जीवाश्म के स्तरों का अध्ययन जो हमने करा था, वो इतिहास के महत्वपूर्ण अध्ययन को पढ़ने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है।
तो हमें तो पता ही है क्योंकि पृथ्वी का जन्म कब हुआ था 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, है ना? तो क्या था और तो और हमने ऊपर जो एक बॉक्स था, ये वाला बॉक्स, मैं दिखाती हूँ अभी 1 मिनट। हाँ, ये जो बॉक्स था इसके बारे में भी पढ़ा है। तो इसमें सारे के सारे वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे पृथ्वी बनी है, कब क्या हुआ है, कौन से सन में क्या चीज़ हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी हमारी किसमें आती है? भूभाग्य में आती है। सॉरी भूभाग्य नहीं है, सॉरी ये कितना है हमारे जीवन के इतिहास के ये घटनाएँ हैं। ठीक है? और तो और 3 बिलियन पहले तक हमारे जो पृथ्वी पर एक चीज़ बनी थी जिसको मैंने बोला था साइनोबैक्टीरिया जिसका ये प्रोकेंद्रिकी मतलब एक कोशिकाएँ की ही एक मौजूद था जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है? हरे हरे शैवाल जिसे हम कह रहे थे। उसके बाद डायनासोर लगभग 150 मिलियन वर्ष तक पृथ्वी पे शासन किया। उसके बाद वो लुप्त हो गए हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं उस बॉक्स में लिखी हुई हैं, वो सब आपको करना है। अब आते हैं मानव विकास के चरण। सबसे पहले जो हमारा मानव का विकास हुआ था, वो हिमांचन्दन के कारण जंगल कट गए थे। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ था, भूमि की सतह पे काफ़ी भाग जो था उसपे जंगल तो थे, मतलब खत्म नहीं हुए थे, कुछ थे। तो जो थे हमारे एक कैपी और दूसरा था हमारा मानव के जो पूर्वज थे वो एक ही पेड़ पे रहते थे। तो वे क्या करने लग गए वो पेड़ से उतरकर अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके ज़मीन पर चलने लग गए। जब वो ज़मीन पे चलने लग गए तो जो हमारे पूर्वज जैसे कि हमारे चिंपांजी, गोरिल्ला, लंगूर और ये जो मनुष्य का जो विकास था वो 6 मिलियन पूर्व ही हुआ था। ठीक है? उसके बाद जो है मानव विकास की जो प्रवृत्ति है वो 2 दिशा में चलती है। पहले तो वो 2 पैरों पे चलने चाहिए और दूसरा क्या है उनका एक बड़ा मस्तिष्क होना चाहिए। तो जीवाश्म से हमें पता चलता है कि मानव का विकास कब से शुरू हुआ था? 1.5 से 2 मिलियन पूर्व पहला हुआ। तो सबसे पहला इंसान जो था मानव था वो कौन था? 1 मिनट ऑस्ट्रेलोपाइथिकस क्या था? पाइथिकस पाइथिकस ठीक है? तो और ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस था, ये मानव का पहला प्रथम पूर्वज माना जाता है और इसका नाम क्या था? लूसी रख दिया गया था। क्या नाम रख दिया गया था? लूसी रख दिया गया था, जो कि कहाँ पाया गया था? अफ्रीका की चट्टानों के भंडार में से मिला था। कैसे पता चला हमने? जीवाश्म का क्या करा था फिर हमने? रेडियोमेट्रिक डेटिंग करी थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमारे होमो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा होमो होमो इरेक्टस जो 2 पैरों पे चलते हैं उसका हमने जीवाश्म दुनिया में ढूंढा मतलब दुनिया के कई हिस्सों में इसकी खोज हो गई थी। ठीक है? उसके बाद आता है आगमी विकास में निडरथल एक निडरथल है ये रहा और एक था हमारा क्रोमो क्रोमोगेनन नामक जो था ये बनने शुरू हुए मानव। उसके बाद इन दोनों को हम क्या बोलते थे? होमो सैपियन क्या बोलते थे इनको? होमो सैपियन बोलते थे। ये रहा होमो सैपियन बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ हमारा कि आधुनिक मानव होमो सैपियन का अर्थ क्या माना जाता था कि ये लोग जो थे होमो सैपियन ये बहुत ही बुद्धिमान थे जो कि क्या था लगभग लगभग 50,000 वर्ष पहले विकसित हुए थे। तब के बाद में मानव का जैविक विकास शायद नहीं हुआ होगा, पर उनका क्या विकास हुआ? हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ, जो कि विकास के विशाल कदम से मतलब सांस्कृतिक विकास की वजह से वो कहाँ पहुंच गए? चांद तक भी पहुंच गए थे। वहां पे भी इन्होंने क्या रख दिया? अपना कदम रख दिया। इतना ज्यादा सांस्कृतिक विकास हुआ था। बच्चों ये स्टेप्स हैं जितने भी है ये स्टेप्स हैं जैसे जैसे हमारे इंसान जो है डेवलप हुए वो इसमें दिखाए गए। तो मेन क्या है इसमें? केवी और मानव। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा था वो कौन था? ऑस्ट्रेलो पाइथिकस और फिर उसके बाद में सबसे पहला ये रहा। ठीक है? उसके बाद में जो हमारा क्या कहते हैं उसके बाद हमारा होमो इरेक्टस आया। उसके बाद हमारे 2 और इंसान आए निडेरियन थैलिस और वो।
तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। बस एक मेन है इसमें ऑस्ट्रेलियोथैलेपिस और दूसरा हमारा होमो जो कि 2 पैरों पे चलता था। ये हमारा सबसे पहला जीव था। तो अब आता है मानव का विकास कब शुरू हुआ, ये भी आप बता सकते हो। लूसी कौन था? वो जो हमारा था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। फिर है क्रोमोगैनन और निएंडरथल मानव कौन है, ये भी है इसके अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें किसमें करने हैं? अपनी कॉपीज में करने हैं। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। पृथ्वी ग्रह कब आया है? 4 से 5 बिलियन पूर्व आया था। अन्य ग्रहों की तरह वो भी क्या करता था? सूरज और उसके चक्कर लगाता था। उसका जो हमारा है आकाशगंगा के साथ ब्रह्मांड में बनी थी ये। सौर प्रणाली के माध्यम से एक सितारा होता है जो चारों और कई बार ग्रह की परिक्रमा करता है। अच्छा, हमारी जो पृथ्वी है इसी प्रणाली का एक हिस्सा है और सूर्य हमारा एक सितारा माना जाता है जिसके चारों हम घूमते हैं। हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष पहले की है। उसके बाद है शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म थी पर धीरे धीरे क्या होने लग गई? ठंडी होने लग गई है। फिर उसके बाद क्या था? ओपरेन और हैंडल के प्रस्ताव के अनुसार सुदूर अतीत में जीवन का उदय यौगिक या रासायनिक संश्लेषण द्वारा पानी में हुआ था, जो हमने प्रिमोडियल सूप वाला पढ़ा था, जिसमें एक्सपेरिमेंट करा था उसने कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, वाटर, ठीक है, और कार्बन, इन सब चीजों का क्या था? घोल बना के एक स्पार्क दी थी जिसकी वजह से क्या बना था? हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो वो जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था आपको, जो कि ओपरेन और हैडन ने किया था कि उसको प्रयोगशाला में करना, मतलब उन्होंने करके दिखाया था। उसके बाद क्या था? डार्विन ने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनको प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं था। कैब्रियन नामक एक ऐसा वो है जो कि विभिन्न प्रकार के जीवों के विभिन्न आकृति, आकार और कार्यों के महान विविधीकरण हुआ था, जो लगभग विस्फोटक था। और यह क्या माना जाता है? कैब्रियन विस्फोटक के रूप में माना जाता है। कैब्रियन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैब्रियन जरूर याद करना है ये। फिर क्या हुआ? पहले तो विकास हुआ, फिर सरल रचनात्मक हमारे पूर्वजों की हुई है, उसके बाद से वो परिवर्तन होकर एक जटिल जीवों के गठन होने की प्रक्रिया में बदल बदल गया है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको क्या करनी चाहिए? ये एक बार पढ़ लेना, ये सारा चैप्टर का शॉर्ट में दे रखा है, तो रिवाइज भी कर लोगे वेल एंड गुड। उसके बाद आते हैं आपके उसके बाद हमारे आते हैं, एक तो ये डार्विन के विकासवादी विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डार्विन पे एक ये इम्पोर्टेंट है। तो इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना और अपनी कॉपीज को बना लेना बेटा, कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा आज यहीं खत्म होता है। थैंक यू।